बच्चे कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ के साथ मेरे लेक्चर भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बेटा लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर में कुछ कमियां हैं या अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के जरिए मेरे को ज़रूर बताएं। अगर आप बेटा 11th-12th के हैं एंड रेगुलरली आप लगता है कि आप मेरे जो भी कंटेंट है आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, सब्सक्राइब कर दे बेटा, क्योंकि लगभग हर रोज़ एक वीडियोस आ रही है। जितने भी 11th-12th के अंदर कंटेंट है सबके ऊपर बेटा हर चैप्टर के ऊपर पूरी की पूरी मैं सीरीज डाल रहा हूँ। अब आगे लगता है कि आपको कि यार कोई है आपका नोन जो 11th-12th में IIT JEE को प्रिपेयर कर रहा है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। आज हमारे पास है बायनोमियल सीरीज लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम देखेंगे दो चीज़ों को, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होती है पहली चीज़, दूसरी देखेंगे हम यहाँ पे डिवीज़न एंड रिमाइंडर एप्लीकेशन को। तो मैं हूँ बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका IIT JEE मैथमेटिकल एक्सपर्ट। बच्चे सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ से जो है आपका किसी भी बोर्ड के लिए जो भी रेलिवेंसी है वो ख़त्म है। लगभग सारे बोर्ड के जो भी कंटेंट है वो 6 पहले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। यहाँ से प्योरली IIT JEE के लिए ही है। हालांकि कुछ बोर्ड जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ें भी कवर करते हैं, तो आप अपने बोर्ड के हिसाब से देख लेना कि ये टॉपिक है या नहीं है। तो फिलहाल बेटा स्टार्टिंग करेंगे कुछ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म। अब बच्चे रैशनल टर्म और इरेशनल टर्म के ऊपर का मतलब बता दूं। रैशनल टर्म वो होती है जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो पॉइंट जैसे हमने लिखा 2/5 ये रैशनल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिवीज़न या रिपीटेशन है वो एक लिमिटेड है, काउंटेबल है। इरेशनल के अंदर ऐसा नहीं होता। तो जैसे 3 की पावर 1/5 है एंड 2 की पावर 1/2 है, जैसे √2 ये एक इरेशनल टर्म है। √2 हो गया, √3 हो गया, इसके अंदर बेटा 3 डाल के 3 कर ले। दिस ऑल आर इरेशनल टर्म। इरेशनल टर्म के अंदर की बेटा जो बेसिक डिफरेंस है, हार्ड डिफरेंस है, वो मैंने अपने बेसिक फंडामेंटल लेक्चर के अंदर कवर कर रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे मुझे वो आंसर चाहिए जिसमें मेरे पास 1/5 और 1/3 पावर नहीं हो 3 और 2 की। तो सबसे पहले मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ बच्चे। जनरल टर्म हो जाएगी 3r+1, ये हो जाएगा बेटा 15cr इंटू में 3 की पावर 1/5 की पावर 15 माइनस r इंटू में 2 की पावर 1/3 इसकी पावर बेटा r। तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा बच्चे आपका 15cr, 3 की पावर हो जाएगी बच्चे आपकी 15 माइनस r अपॉन में 5, और यहाँ पर हो जाएगी 2 की पावर r/3। तो बच्चे अब इशू ये है कि मुझे 3 और 2 के ऊपर जो भी ये पावर दे रखी है ना, ये पावर जो है ये वाली डिविजिबल है 5 से एंड ये वाली जो पावर है डिविजिबल है 3 से। तो मुझे मतलब हाँ 5 और 3 से, तो मतलब मुझे वो नंबर चाहिए जो 5 से और 3 से डिविजिबल हो। 5 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 5 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो हम कहते हैं 5 और 3 का एलसीएम जो होता है 15। 15 ऐसा नंबर है जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाता है। तो 15 जो है हमारे पास कह सकते हो एक एलसीएम आ गया। एलसीएम आके मेरे को पता चला कि 15, अब मैं 15 के मल्टीपल देखता हूँ। 15 का पहला मल्टीपल 0 है, ठीक है। 15 का अगला मल्टीपल है 15, ठीक है। 15 का अगला मल्टीपल है 30, बट 30 हमारे पास आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास जो रेंज है ना, जो मैक्सिमम रेंज है वो 15 है। तो 30 को मेरे को इग्नोर करना पड़ेगा, यानी कि 0 और 15 दो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जो उसको रखने पर ये मुझे लगता है पूरा का पूरा कट जाएगा। तो देखो, अगर मैं कहता हूँ इफ़ r की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है, r की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास आएगा 15 माइनस 0 अपॉन 5 एंड दूसरा हो जाएगा 0 अपॉन 3। तो बिल्कुल बेटा ये कट रहा है 3 और ये आ रहा है 0। अगर r की वैल्यू 15 रख दूँ तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 5, ये हो जाएगा 15 अपॉन 3, तो यानी कि ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 5। तो दोनों ही सिचुएशन में मेरे पास a जो 3 और 2 है उनकी जो पावर है वो एक डिवाइड में ना होके वो एक नॉर्मल फॉर्म बन रही है, जिस वजह से ये दोनों नंबर जो हैं अब ये रैशनल कहलाएंगे। तो इसका मतलब मेरे को बोला है सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म। तो पहली रैशनल टर्म है 1, जिसके अंदर हम कह सकते हैं t 0 + 1 होगा।
t 0+1 होगा तो यानी कि 15c 0 इंटू में 3 की पावर जो हो जाएगी मेरी 15 माइनस 0/3 एंड इसको करते हैं रफ एंड 3 के बाद बच्चे मेरे पास आ जाएगा दूसरा है 2 के ऊपर हो जाएगा बच्चे r रखा है मैंने 0, अच्छा 3 के बाद नीचे 5 है तो r रखा है 0/3। तो यहाँ से मुझे मिला 15c 0, 15c 0 1 होता है तो बेटा मैं इसको सीधे सीधा 1 लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा 5 तो 3 की पावर हमारे पास आ जाएगा 3, दैट मीन्स मेरे पास आ जाएगा 9। t1 के बाद हम आगे बात करते हैं कि अब मैं इसमें 15 रखना है यानी कि 16, तो t 15 + 1 यानी कि 15c 15, 3 की पावर 15 माइनस में 15/5, 2 की पावर 15/3। तो बच्चे 15c 15 तो 1 होता है, इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास 5, तो ये हो गया बेटा 2 की पावर 5। तो मेरे को सम बोला हुआ है, सम कितना आ रहा है बच्चे 3 × 9 = 27, ये आ गया 27 और ये आ गया 32। तो हमारे पास क्वेश्चन ये बना अब कि हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर सारी रैशनल टर्म जो है उनका सम देखना है। अब रैशनल टर्म तभी बनेंगी जब 2 और 3 के ऊपर जो पावर है ना डिवाइड में ना आए, तो इसलिए मुझे जानबूझ के ऐसे नंबर सेलेक्ट करने थे जो 5 और 3 से जो है सीधा सीधा डिवाइड हो जाए। तो 5 और 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि मैंने एलसीएम लिया तो 5 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर है 15, तो मैंने 15 के मल्टीपल्स यहाँ पे चल सकते हैं। 15 का पहला मल्टीपल है मेरा बच्चे क्या आएगा 0, 15 का दूसरा मल्टीपल है 1, 15 का तीसरा मल्टीपल 30, बट ये नहीं चलेगा, रेस्ट्रिक्शन है, मेरे को 15 तक ही लेना है। दोनों को मैंने ट्राई करके देखा तो मेरे को पता चला कि हाँ दोनों केस में 3 और 2 के ऊपर पावर जो है अब वो मतलब डिवाइड में ना होके एक नॉर्मल पावर बनी हुई है, एक जिसे हम इंटीजर भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अब मैंने जब इन टर्म्स को सॉल्व करा तो वो मेरे को टर्म मिली फर्स्ट और टर्म मिली 16, दोनों का रिजल्ट आया 27 + 32, तो 27 + 32 मेरे पास होता है 59, तो 59 को मैं यहाँ पे टिक कर लूँगा। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मैनी टर्म्स फ्री फ्रॉम अ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन का मतलब होता है बेटा जैसे ये रूट हो गया, या फिर ये रूट के अंदर यहाँ पे 3 हो गया, या फिर इसके अंदर 5 हो गया। इसका अल्टीमेट मतलब होता है जो पावर होती है 1/2, 1/3, 1/5। तो यहाँ पे कितनी टर्म ऐसी हैं जो इन पावर से फ्री होंगी, यानी कि पिछले क्वेश्चन जैसा ये पिछले क्वेश्चन है रैशनल टर्म की डिवाइड करी थी, इसने बोला है कि मेरे को ये पावर्स जो हैं अपॉन वाली पावर्स नहीं चाहिए। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है बच्चे, मैं कहता हूँ TR+1, यहाँ पे बच्चे 55CR, R क्या है बच्चे मैं निकालूंगा, x की पावर 1/5, इसकी पावर हो जाएगी 55 माइनस में R, दूसरा है y की पावर बेटा 10 अपॉन में y की पावर है 1/10, ठीक है, इसके ऊपर हो जाएगा r। तो बच्चे अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, तो ये x की पावर आ जाएगी 55 माइनस r अपॉन में 5, अब y ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा r अपॉन में 10 एंड 55CR एज इट इज़ रहेगा। अब ध्यान से देखना, मुझे बेटा r ऐसी वैल्यू रखनी है जो 5 से भी डिवाइड हो या 10 से भी डिवाइड हो, क्योंकि एक जगह डिवाइड कर लगा देंगे, एक जगह डिवाइड हो जाए काम नहीं बनेगा। तो 5 और 10 से डिवाइड होने के लिए मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो मेरे को पता चला एलसीएम आ रहा है 10। अब 10 का मैं मल्टीपल निकालूंगा तो 10 का पहला मल्टीपल है जो है 0, 10 का दूसरा मल्टीपल 10 है, 10 का तीसरा मल्टीपल है बेटा दूसरा 20 है बेटा, 10 का तीसरा यहाँ पे ये 30, 10 का बेटा 40 एंड 10 का ही बेटा मैं 5th मल्टीपल यानी कि 50, 10 का 6 आएगा यहाँ से 60, तो 10 × 6 60 तो अलाउ नहीं है क्योंकि लिमिट मेरे पास 55 की है, यानी कि 10 की जो मल्टीपल्स है 0 से लेके 50 तक ये सब इस पे चल सकते हैं। आइए चेक करते हैं। जब मैंने कहा कि मैं 0 लेता हूँ, 0 लेने पर क्या होगा बेटा, x के ऊपर 55 माइनस 0/5 ये हो जाएगा बेटा 0/10,
तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा बच्चे, मेरे को पावर में रिजल्ट मिलेगा 11 और ये मिलेगा 0। तो 11 और 0 के अंदर हमने रेडिकल साइन को फ्री कर दिया। अगर मैं बेटा 10 रखता हूँ तो 10 रखने पर क्या होगा, 10 रखने पर होगा 55 माइनस 10/5, ये होगा 10/10। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर भी 10 रखने पर क्या हुआ बच्चे, ये आ गया आपका 9 और ये आ गया आपका 1, दैट मीन रेडिकल साइन से फ्री हो गया। अगर मैं बेटा 20 रखता हूँ तो इसका मतलब है 20 रखने पर 55 माइनस में 10, 20/5, 20/10, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 35, यानी कि 7 और 2। 20 के बाद बेटा 30 भी रखा जा सकता है, 40 एंड 50 ये सारे नंबर रखे जा सकते हैं। इसका मतलब जो R है वो 0, 1, 2, 3 सॉरी जो R है वो 0 रखी जा सकती है। अगर R 0 रखी जा सकती है तो वो टर्म हो गई 1। R की वैल्यू बेटा 10 रखी जा सकती है, अगर R की वैल्यू 10 है तो ये टर्म बनी 11। R की वैल्यू 20 रखी जा सकती है, 20 है तो ये टर्म बनी 21। R की वैल्यू बेटा 30 भी रखी जा सकती है, 40 भी, 50 भी रखी जा सकती है। तो मेरे पास जो टर्म्स बनती चली जा रही है 21, ठीक है ना, हमारे पास जो टर्म्स बन रही हैं बेटा वो है 21, ये है 31, 41 एंड 51। नाउ कंसीडर द दिस फिगर्स, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स ऐसी होंगी जिन पर रेडिकल साइन यानी कि 1 ये वाली जो सिचुएशन है वो नहीं आएगी। तो हाउ मैनी टर्म्स आर फ्री, यहाँ पे आप 6 कह सकते हो। मेरे को टर्म्स वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे को आर भी पता चल गए हैं तो मैं वो चीज़ बता सकता हूँ कि आर 6 निकले हैं तो टर्म भी 6 ही होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि रेडिकल साइन का मतलब है 1 डिवाइड करने वाली सिचुएशन जो आ रही है 1/5, 1/6 ऐसे सिंबल से फ्री हो। तो मेरे को कंसीडरली वही आर चाहिए था जो प्रॉपरली 5 और 10 से डिवाइड हो जाए। आगे चलते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। अब बच्चे यहाँ पर भी वही इंटीजर मांगा हुआ है, तो 5 की पावर और 7 की पावर 1/8 जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि डिवाइड वाली पावर नहीं चलेगी। क्वेश्चन सिमिलरली प्रीवियस जो है हमने उसी तरीके से है। जनरल टर्म लिखी TR+1, मेरे को मिला 1024 CR इंटू में 5 की पावर 1/2 1024 माइनस R, दूसरा मिला बेटा 7 की पावर 1/8, इसकी पावर मिली R। तो मैंने इसको थोड़ा सा समेटा तो ये मिल गया 1024 माइनस R/2। दूसरा है बेटा मेरे पास 7, ये मिल गया मेरे को R/8। तो नाउ यहाँ से बात करते हैं 1024 CR। अब बात करते हैं बच्चे कि इम्पॉर्टेंट फिगर या इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि मेरे को 5 की पावर 5 जो है 5 की पावर डिवाइड हो रही है 2 से और ये डिवाइड हो रही है 8 से, यानी कि मेरे को जो भी आर रखना है वो 2 और 8 से डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबल होना चाहिए 2 एंड 8 से। 2 और 8 की अगर मैं बात करूँ तो इनका एलसीएम 8 ही बनता है बेटा। 2 और 8 से डिवाइड होना चाहिए, एलसीएम अगर 8 ही बनता है। तो अब हम कह सकते हैं बच्चे कि अगर 2 और 8 की बात कर रहे हैं, एलसीएम 8 बन रहा है, तो 8 के मल्टीपल हम लेके चलेंगे। 8 के मल्टीपल में पहला वही 0 तो आएगा ही, दूसरा 8 है, तीसरा 16 है, चौथा बेटा 24 है, ऐसे ही डेड पावर 1024 है, यानी कि हमारे पास जो n है 1024 है। मैक्सिमम हम 1024 तक जा सकते हैं। क्या 1024 8 से डिविजिबल है? तो 1024 को देखें तो वो हाँ 8 से तो डिविजिबल है। 1024 को अगर देखें तो 8 दून 8 कम 8, 4 बचेंगे, 2 बचेंगे बेटा, 8 दूनी 16 और 8 64, 6 64, तो 1 2 8। तो लास्ट जो फिगर है मतलब 128 जो हम इसके अंदर आर की वैल्यू ले सकते हैं। तो हाँ 8 से डिवीज़न, हाँ 128, तो 12024 यानी कि जो मल्टीपल है वो मेरे पास 1024 तक जाएंगे। और ये 1024 जो है 8 इंटू में 128 1024 देता है। तो इसका मतलब बच्चे ये है कि अब मेरे पास ये जितने भी आ रहे हैं ना, 0 हो गया, 8 हो गया, 16 24 जितने भी हैं ये सारे इसको चलेंगे अप टू 1024 तक। तो यहाँ से मैंने कहा 8 1 जा 8 होता है,
8 2 जा 16, 8 3 जा और 8 की 128 से मल्टीप्लाई करें तो 1024 आएगा। तो 1024 आने पर मेरे को पता चला कि मैं जब 8 को 128 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 128 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, तब ये रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 128 नंबर्स तो हैं, लेकिन साथ में मैंने जीरो को इंक्लूड नहीं करा क्योंकि जीरो भी काउंटिंग में आया नहीं था। तो 128 प्लस में 1, तो इसका मतलब है यहाँ पे टोटल 129 टर्म्स ऐसी हैं जो मुझे बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म देगी, यानी कि उनके अंदर जो पावर आएंगी वो डिवाइड में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि मैंने ऐसे नंबर सेलेक्ट करे हैं जो पूरे की पूरी तरीके से 2 और 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं बेटा आगे बात करते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब होता है बेटा कि अगर ये वेरिएबल है, इसके साथ में 5 अटैच है, तो इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये कांस्टेंट जो है ना, वो कांस्टेंट ना कहला के कॉफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट कहलाता है। तो आई होप कॉफिशिएंट का मतलब पता चल गया आपको। अब देखो बच्चे, मैं जनरल टर्म लिखता हूँ, तो TR+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस आर इंटू में b की पावर r। ये a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन है। अब ये a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन है, तो इसमें जो ये है इसे बोलते हैं बायनॉमियल कॉफिशिएंट। इससे क्या बोलते हैं बेटा? बायनॉमियल कॉफिशिएंट। अगर बेटा a और b सपोज कर लो ये वैल्यू है, जैसे मान कर लो 2 और 3, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बच्चे? ये पूरा का पूरा हमारा जो कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉफिशिएंट। और अगर बच्चे मैं ये कहूँ कि टर्म्स क्या होंगी, तो फिलहाल इस केस में टर्म पूरी की पूरी है। अगर मैं लेता हूँ लेट्स से 2x प्लस 3y की पावर r, तो मेरे को मिलेगा बच्चे TR+1 NCR इंटू में 2x की पावर n माइनस r प्लस 3y की पावर r। तो मेरे को ये तो मिल गया बेटा बायनॉमियल कॉफिशिएंट। अब बच्चे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, 2 की पावर n माइनस r, 3 की पावर r, x की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो बच्चे ये मेरे को ठीक है मिल गया। इसके बाद 2 और 3 ये आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे ये x और y के साथ मल्टीप्लाई में है। तो बायनॉमियल कॉफिशिएंट ये रहा। इन पूरे को बोलेंगे तो इनको बोलेंगे हम कॉफिशिएंट। और टर्म्स की बात होगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? ये एक टर्म कहलाएगी बेटा। तो टर्म के अंदर हम पूरे चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। कॉफिशिएंट से बायनॉमियल होता है NCR, और पूरा कॉफिशिएंट जो है अगर a और b और भी वैल्यूज है तो वो ये कहलाता है। अब पढ़ क्यों रहे हैं? तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कॉफिशिएंट। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले मैं डेवलप कर रहा हूँ बच्चे। देखो, हमने ना पास्कल ट्रायंगल करा था। हमने कहा था a प्लस बी की पावर 0 है, तो ये मेरे को 1, a प्लस बी की पावर 1 है, तो मुझे मिलेगा 1 1। यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी की पावर 2 है, तो ये आ जाएगा 1 2 1। अगर a प्लस बी की पावर 3 है तो मुझे कॉफिशिएंट मिलेंगे 1 3 3 1। अगर a प्लस बी की पावर 4 है तो मुझे मिलेगा 4 6 4 1। तो यहाँ से हम 5 को भी ले सकते हैं, बट ठीक है मेरे को ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ टर्म 5 है, हाईएस्ट टर्म इसके अंदर 6 है। चलो 5 भी ले ही लेते हैं। 5 कुछ क्लियर ही हो जाएगा। 1 5 10 10 5 1 और 7 भी 6 भी ले ही लेते हैं। 1 6 15 20 15 6 1। तो बच्चे अब ध्यान से देखो, जब मैं 4th नंबर पे था यहाँ पे 5 टर्म्स हैं और
तीसरे नंबर पे जो है, छठे जो है हाईएस्ट जो है मेरे को कॉफिशिएंट मिलता है। तो ये पास्कल ट्रायंगल है, बेसिकली कॉफिशिएंट है। जब मेरे 5 पावर आती है तो मेरे को 2 कॉफिशिएंट मिलते हैं। तो जब पावर 5 है तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, तो टर्म जो है मेरे पास 6 हो जाती है। तो मेरे को 2 कॉफिशिएंट मिलते हैं 10 10। जब पावर 6 है तो टर्म्स हो जाएंगी बच्चे मेरे पास 7, और जब 7 हो जाता है तो मेरे को जो कॉफिशिएंट मिल रहा है वो जो मिल रहा है 20 मिल रहा है। सिमिलरली 3 में जो टर्म्स होती है 4, तो मेरे को 2 मिल रहे हैं। 2 के अंदर बेटा टर्म्स होती है 3, तो यहाँ से मेरे को 2 मिल रहा है। तो अब ध्यान से देखें कि अगर मैं किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन के अंदर ये बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो लार्ज कॉफिशिएंट टर्म कौन सी होती है, तो देखो इन तीनों में बीच की है, ठीक है। इन 4 में बीच की टर्म 2 होंगी, इन 5 में बीच की टर्म 1 है, इनके अंदर बीच की टर्म 2 है, इनके अंदर बीच की टर्म ये है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है बेसिकली मिडिल टर्म्स ही हैं। तो मिडिल टर्म को, तो बच्चे हमें यहाँ से एक बात समझ में आई कि अगर हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखनी है तो हम जो है सिंपल अगर उस किसी एक्सपेंशन के मिडिल टर्म देख लें तो वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही होगी। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आपसे सिंपली पूछे कि इस एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, तो आप मिडिल टर्म बोल सकते हो। या अगर आपसे किसी दूसरे लैंग्वेज में बोले कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, तो आप उसमें मिडिल टर्म निकाल सकते हो। बट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ए और बी के साथ कॉफिशिएंट्स नहीं है। क्या होगा अगर ए और बी के साथ भी कॉफिशिएंट्स आ जाए? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मैं सपोज करो एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें मैं कहता हूं ये 3x प्लस 2y है, और मैं इसका क्या ले लेता हूं बच्चे, क्यूब ले लेता हूं। तो खोलने का तरीका बच्चे आपको पता ही है, 3c0 3x का क्यूब प्लस में 3c1 3x की पावर 2 इंटू में 2y, फिर प्लस में बेटा 3c2 3x की पावर 1 2y का होल स्क्वायर, देन 3c3, ये आ गया बेटा 3x की पावर 0, यहां पे आया 2y की पावर 3। तो 330 का मतलब तो बेटा 1 ही होता है, और यहाँ पे 3 के है तो 27x क्यूब प्लस में 331 मतलब 3 का 3 से 9 27 54 54। तो बच्चे ये आएगा आपका 54x स्क्वायर y प्लस में बेटा 3 के बाद इनटू में हो रहा है 3 के बाद इनटू में हो रहा है 4, 3 को 2 बार खोले 3c2, 3 को 2 एक बार खोला, 3 को 2 बार खोला, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो ये खुलेगा, 3 को 2 बार खोले जाएगा तो 3c2 जो होगा 3 का 9 9 3 27 54। तो 3 को हम 2 बार खोलेंगे, 3 इंटू में 3 दूनी 6 और 2 से कटेगा तो 3 इंटू में बेटा 3x इंटू में 4y का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 8y का क्यूब। तो ये भी हुआ 4 तिया 12 एंड 12 तिया यहाँ पर आया 36। तो यहाँ पे बना बेटा 27x क्यूब 54x स्क्वायर y प्लस में 36x y स्क्वायर प्लस में बच्चे 8y क्यूब। तो अब मैं अगर यहां पर देखूं बच्चे तो मेरे पास 27 54 36 एंड 8। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अब कौन सी है बेटा, ये 54 है। अब की बार बच्चे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 4 है तो मिडिल टर्म जो है यहाँ पे वैसे हाईएस्ट होनी चाहिए और 2 मिडिल टर्म हाईएस्ट होंगी, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो हाईएस्ट टर्म है वो क्या है 54। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 और 3 ने भी अपना अपना रोल प्ले करा है। चलिए एक एग्जांपल और को देखते हैं बच्चे। इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मैं 3x प्लस y का क्यूब ले लेता हूं। तो 3x प्लस y का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर लेते हैं, क्यूब से तो बात नहीं बनेगी इस बार, तो स्क्वायर लेते हैं। तो स्क्वायर लिया बच्चे मैंने, तो ये हुआ 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में y का स्क्वायर। तो बच्चे इस बार न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी आई है मेरे पास, इस बार न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मेरी 9 है और ये फर्स्ट नंबर पर है। अगली बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो यहां पर आया बच्चे x स्क्वायर,
प्लस में 6xy प्लस में बेटा 9y का स्क्वायर। इस बार न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म 9 भी है और लेकिन ये कौन सी है टर्म, थर्ड है। तो यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि यार न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो हाईएस्ट होगी, वो कौन मतलब वो मिडिल टर्म होगी, बट अगर ए और बी का रोल आता है, इनके कोफिशिएंट का रोल आता है, तो ये सब उल्टा हो जाता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। इसका मतलब अब कोई भी टर्म जो है बेटा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो सकती है, आइदर फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, कोई भी। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे ब्रेक करें, तो इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने के लिए एक एग्जांपल और लेता हूं या एक एक्सपेंशन और लेता हूं। बच्चे मैं इस बार x प्लस 3y का पावर 4 ले लेता हूं। तो पावर 4 को हम खोलेंगे तो 4c0 इंटू में बच्चे मैंने क्या करा, यहां पे x की पावर 4, फिर खोला 4c1 इंटू में बेटा x की पावर मेरे पास आएगी यहां पे x की पावर आ जाएगी 3 और ये हो जाएगा बच्चे 3y की पावर 1, फिर आएगा 4c2 x की पावर 2, 3y की पावर आ जाएगी नहीं ये 4 2, हाँ ये भी 2, फिर आ जाएगा बेटा 4c3 x एक बार 3y की पावर 3 एंड लास्ट में बेटा 4c4 इंटू में 3y की पावर आपकी हो जाएगी बच्चे 4। तो यहां से मुझे मिलेगा कि यार ये तो मेरा x की पावर 4 है, 4c1 का मतलब 4x क्यूब 3y प्लस में 4 को 2 बार खोलेंगे तो 4 या 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4 इंटू में बेटा 327 इंटू में x y प्लस में बेटा 3 की पावर यानी कि 81 y की पावर 4। तो अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा तो x की पावर 4 4 या 12 x क्यूब y प्लस में 9 6 या 54 x स्क्वायर y स्क्वायर 27 को 4 से करेंगे तो बेटा मेरे पास आएगा 108 xy प्लस में 81, ये आ जाएगा आपका y की पावर 4। अब की बार बेटा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो लास्ट से सेकंड नंबर पे आई है। मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट को इस बार भी ये फॉलो नहीं कर रही क्योंकि अदर मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना था, तो मेरे पास ये 54 जो है यही लार्जेस्ट आनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं कहीं पर भी देखूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से भी देखूं, बीच में भी देखूं या यहां पर भी देखूं, अगर कोई भी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो ये अपने आप में एक ही टर्म होगी, ठीक है ना। अगर हम इनका ग्राफ बनाए या जैसे इनका ग्राफ बनाए, इस वाली सीरीज का ग्राफ बनाए, तो देखो होता क्या है, हमारा ग्राफ ऐसे बनता है यहाँ पे कि हमारे पास कोफिशिएंट नीचे से स्टार्ट होते हैं, फिर एक पीक पे जाते हैं और वापस नीचे आ जाते हैं। ऐसा ही हिसाब किताब यहाँ पर भी बेटा 27 54 36 8, यानी कि हमारे पास क्या है, नीचे से स्टार्ट हुए कोफिशिएंट, नीचे से स्टार्ट हुए 54 तक गए, फिर वापस 36 एंड वापस 8 पर आ गए। तो यानी कि यहां पर भी 54 है, यहां पर बेटा यहां पर, यानी कि अगर मैं कोफिशिएंट, अच्छा इस पे भी अगर मैं बात करूं तो हुआ क्या, यहां पर भी बच्चे हमारे जो कोफिशिएंट है 112 54 108, यानी कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुए, हाईएस्ट पे गए और देन वापस 81 पर वापस आ गए। तो इसका कर्व जो है हमेशा ऐसे बनेगा और जो भी टर्म हाईएस्ट होगी, जैसे यहां पे जो भी टर्म हाईएस्ट है वो एक या फिर वो 2 होगी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक साथ 2 टर्म के कोफिशिएंट मैच कर जाते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ये लेट कर लूं कि ये tr+1, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं बच्चे। तो अगर मैं इस ग्राफ को दिखाऊं आपको, तो हमने ये डिस्कस करा कि हमारे कोफिशिएंट्स का ग्राफ है ना ऐसे बनता है, आइदर चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक तो नहीं बनेगा लेकिन सिचुएशन कोई भी हो, आपका पीक पे एक या एक दो पॉइंट हो सकते हैं। तो मैंने माना कि आपके पास जो tr+1 है यही एक ही टर्म या दो टर्म जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। अब दो टर्म अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है या एक टर्म ग्रेटेस्ट है, तो ये वाली टर्म जो है ना, अपनी पीछे वाली टर्म और अपनी आगे वाली टर्म, इन दोनों से न्यूमेरिकली ये बड़ी है। तो अब ये अपनी जो टर्म है ये दोनों न्यूमेरिकली बड़ी है, तो इसका मतलब tr+1 ग्रेटर देन है बेटा tr से, एंड tr+2 ये ग्रेटर देन है एंड tr+1 है ये ग्रेटर देन है tr+2 से। तो बच्चे हमारे पास कॉन्सेप्ट है
या तो ये बराबर हो सकती है या ये ग्रेटर हो सकती है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के अंदर हम नंबर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो यहां पे हम नंबर्स के साथ प्लस और माइनस को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो दैट्स वाई मैं इनको मॉड्यूलस में पढ़ता हूं कि मुझे बस नंबर वाइज इंपॉर्टेंट चाहिए। अगर यहाँ पे -3 हुआ तो -3 एक माइनस के नंबर को जनरेट करेगा, तो मुझे माइनस के साइन को इग्नोर करना है, मुझे उसके आए हुए नंबर से मतलब है। दैट्स वाई मैं इसको मॉड्यूलस में लेके चलूंगा। अब ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर कोई भी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, और वो अपनी आसपास वाली दोनों टर्म से भी बड़ी होगी। तो इसका मतलब है बच्चे, अगर मैं एक्सपेंशन लेता हूं जैसे ax प्लस बी वाई, अब यहां पे बच्चे कि मेरे को a और b के इंपॉर्टेंस भी डालने पड़ेंगे और x और y भी डालना पड़ेगा। इससे बेटर है कि मैं x और y को ही ले लूं, x एंड y की पावर n। तो कॉन्सेप्ट यहां पे ये बनाया मैंने कि बच्चे x जो प्लस के इस लेफ्ट हैंड साइड पे है वो सारा का सारा x चलेगा, प्लस के जो उस साइड है वो सारा का सारा क्या चलेगा, y चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ax प्लस by, मतलब आप कह सकते हो कि x जो है पूरा का पूरा ax को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है पूरा का पूरा by को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अभी अभी पढ़ कर आए कि tr+1 मॉड्यूलस में ग्रेटर देन है टी आर टर्म से, यानी कि अपनी से एक छोटी टर्म से भी ये बड़ा होगा या फिर ये बराबर होगा। तो ठीक है बेटा, हम इसको खोलते हैं। ये हो जाएगा एनसीआर इनटू में बेटा x की पावर n माइनस आर इनटू में y की पावर r अंडर द मॉड्यूल विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू NCR माइनस 1 इनटू में x की पावर n माइनस आर प्लस 1 इनटू में y की पावर r माइनस 1। तो अब बच्चे यहां से मैं काटता हूं, ध्यान से देखना बच्चे, ये y की पावर r माइनस 1 है, यहां पे y की पावर r है, यानी कि y एक ज्यादा है, तो ये पूरी टर्म इस पावर को काट देगी, एक y बचेगा। सिमिलरली n माइनस आर यहां पे एक ज्यादा है, तो ये पूरी टर्म पावर को काट देगी और एक x बचेगा। तो मेरे पास जो जो सिचुएशन बची, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको मॉड्यूलस में करा, यहां पे मेरे पास y बचा है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बचा बेटे बच्चे मेरे पास n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब बच्चे यहां से मैंने यहां पे करा x, ठीक है। अब और क्या क्या कर सकता है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटेगा, r और r माइनस 1 के बीच में r बड़ा है, तो फैक्टोरियल नोटेशन कट जाएगी और पूरी की पूरी यहाँ पे टर्म कट जाएगी। फैक्टोरियल नोटेशन कटने का मतलब जब मैं r फैक्टोरियल खोलूंगा तो r माइनस 1 फैक्टोरियल कटे खुलेगा, r माइनस 1 कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ r बचेगा। सिमिलरली n माइनस r और उधर एक ज्यादा है, तो बच्चे ये पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन कट जाएगी। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं नंबर्स को एक साइड लिखता हूं, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में बच्चे मेरे पास बच्चा r विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन में y। अब यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कहूं तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में n माइनस आर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि r जो है वो n से ज्यादा चले जाए, क्योंकि r जो है डिफरेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है एंड n जो है ना वो मैक्सिमम नंबर होता है। तो दैट्स व्हाई n माइनस आर एक पॉजिटिव टर्म रहेगी, r भी एक पॉजिटिव नंबर होता है, साथ के साथ प्लस 1 भी एक पॉजिटिव है। तो अगर मैं कहूं ये पूरी की पूरी टर्म जो है ना ये पॉजिटिव टर्म है बेटा, ये बात आपको समझ में आई। एंड यहाँ पे x एंड y के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तो यहां से मैं r को अलग करता हूं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, देखते हैं बेटा क्या आता है। तो मेरे पास आया n प्लस 1 माइनस आर, दोनों के नीचे मैंने r अलग अलग करा। यहाँ पे बच्चे मेरे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस x अपॉन में y, एंड यहां से बेटा ये कट गया, तो ये आ गया बच्चे आपका n प्लस 1 अपॉन में r माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन y। ये उधर जाएगा तो आएगा n प्लस 1, यहाँ पे बेटा अपॉन में r चलेगा, x अपॉन में y ये मेरे एज इट इज रहेगा प्लस 1। यहाँ पे बच्चे n प्लस 1 अपॉन में मॉड्यूलस x अपॉन y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू r ले आया। अब बच्चे मैं यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू r लेकर आया हूं। यहां से समझने वाली बात ये है कि मेरे को वो r पता चल गया
कि ये आर इस फिगर से लेस देन होना चाहिए अगर वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अभी एक तरफा हुआ है, आगे चलते हैं फिर से। इस बार फिर से बेटा x प्लस वाई की पावर n ही लिया है। इस बार टी आर प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन है टी अपनी सीधे हाथ वाली टर्म से। मॉड्यूलस लेंगे क्योंकि हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात करी है तो माइनस के साइन को इग्नोर करना है। तो अब ये खुलेगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और पहले तो मैं जनरल टर्म ही लिख लूं। तो ये खुलेगा बेटा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू एन सी आर प्लस वन एंड इनटू में बेटा एन एक्स एन माइनस आर माइनस वन इनटू में वाई आर प्लस वन। अब ध्यान से देखना बच्चे, फिर से यहाँ पे n माइनस आर के साथ एक पावर और कम है जबकि यहाँ पे n माइनस आर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर इस पावर को हटा देगा और एक x बचेगा। y की पावर r है और यहाँ पे y की पावर r प्लस वन है, तो r प्लस वन को खोलेंगे y की पावर r इंटू में y, तो y की पावर r कटेगी, मेरे को y बचेगा। तो अगर मैं कहूं y की पावर r पूरी की पूरी इसको हटा देगी, यहाँ पे y बचेगा। अब मैं n फैक्टोरियल खोला, नीचे खोला r फैक्टोरियल और n माइनस में r फैक्टोरियल इनटू में बच्चे यहाँ पे बचा x, ये रहा मॉड्यूलस, यहाँ पे आया बच्चे आपका n फैक्टोरियल r प्लस वन फैक्टोरियल फैक्टोरियल एंड n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल इनटू में बच्चे मेरे पास आया y, तो यहाँ पे मैंने रखा y। अब बच्चे मैं बात करता हूं n फैक्टोरियल से, n फैक्टोरियल कटेगा r फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है बच्चे r प्लस वन फैक्टोरियल। दोनों में बड़ा कौन सा है? दोनों में बड़ा जो है बेटा r प्लस वन है, तो ये वाला पूरा का पूरा नंबर इस फैक्टोरियल नोटेशन को हटा देगा और इधर से बच्चे यहाँ पे ये पूरा का पूरा फैक्टोरियल नोटेशन को हटाएगा। तो मेरे को जो बचेगा वो बचेगा x अपॉन में n माइनस आर, ये मॉड्यूलस, यहाँ पे बचेगा बच्चे मेरे पास y अपॉन में r प्लस वन। अब बच्चे फिर से वही x को उधर ले जाते हैं, y को नीचे करते हैं, तो मेरे को यहाँ पे n माइनस आर अपॉन में r प्लस वन। अब मुझे बेटा चाहिए कि r अलग करूं। अब r अलग करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो r अलग करने के लिए बच्चे मैं जो है यहाँ पे प्लस वन एंड माइनस वन करता हूं, तो विच गिव अ रिजल्ट बच्चे। लेकिन हाँ, उससे पहले एक और बात बता दूं बेटा, ये वाली जो फिगर है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि यही लॉजिक मैं पीछे दिया था, n माइनस आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और r कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स वाई मेरे पास जो ये टर्म है ना, इसको फाइनली मैं ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, n माइनस आर अपॉन में r प्लस वन। अब बच्चे फर्दर सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कहा n माइनस आर, ओह लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखी बेटा मैंने, अरे तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी बच्चे, मैंने कहा x अपॉन में y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा n माइनस आर अपॉन में r प्लस वन। अब बच्चे n माइनस आर है, n माइनस आर, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन माइनस वन अपॉन में बच्चे r प्लस वन, ये हमारा ब्रैकेट में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये x अपॉन y ही है। यहाँ से बच्चे इन दोनों को अगर लिया साथ में तो ये बना n प्लस वन एंड माइनस कॉमन ले लिया r प्लस वन, दोनों के नीचे r प्लस वन ले गया मैं। अब यहां से ये कट गया तो मॉड्यूलस x अपॉन में y, ये प्लस वन इज इक्वल टू ग्रेटर देन n प्लस वन अपॉन में r प्लस वन इधर आ गया बच्चे n प्लस वन अपॉन में मॉड्यूलस x अपॉन में y प्लस वन, इसको उधर ले जाएंगे तो मेरे पास आ गया r, ये ग्रेटर देन का सिंबल था, r n प्लस वन अपॉन में मॉड्यूलस x बाय y प्लस वन माइनस में वन। तो यानी कि बच्चे अगर कोई आपकी न्यूमेरिकली ग्रेटर टर्म है तो r इससे छोटा होना चाहिए और r इससे बड़ा होना चाहिए। मैं दोनों को कंक्लूड करके लिख देता हूं। ओह मेरे पास जगह भर गई? हाँ बच्चे, मेरे पास जगह भर चुकी है, मैंने आगे छोड़ा भी नहीं है। तो अब क्या करा जाए बच्चे, एक पेज तो और चाहिए होगा। कोई नहीं, मैं इस वाले को रफ करता हूं, मैंने एक पेज और चाहिए था वैसे।
तो इसकी इंपॉर्टेंस अब नहीं है, तो मैं यहां पर ही करता हूं। तो मैं यहां पर अगर आपको करके दिखाऊं तो मेरा निकला n+1, बच्चे मेरा क्या निकला कि n+1 अपॉन मॉड्यूलस 1, ये 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई -1। r जो है ना इससे बड़ा होना चाहिए, तो मैंने कहा r जो है इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए n+1 1 प्लस में मॉड्यूलस x अपॉन में y से। तो ये रहा बेटा r इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखो, ये वाली टर्म बच्चे, ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो मैं इस टर्म को m नाम दे देता हूं। m यहां पे आया बेटा r और यहां पे हुआ m-1। तो कहने का मतलब ये है, मुझे सिर्फ और सिर्फ m को सॉल्व करना है, n+1 1 प्लस मॉड्यूलस x अपॉन y को। बेटा जैसी मेरी m की वैल्यू निकलेगी, जैसे सपोज कर लो मैंने m की वैल्यू निकली 3.2, तो यहां पे क्या लिखूंगा बच्चे, मैं एक कम करके 2.2। तो r जो है ना 3.2 और 2.2 के बीच में होगा। अब r जो है ना वो एक पूरा नंबर होगा, पॉइंट में नहीं होता। तो इस हिसाब से r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 3। अगर सपोज कर लो बच्चे कि मैंने कहा r जो है m से छोटा और बराबर होना चाहिए और m-1 से बड़ा होना चाहिए, और r की वैल्यू क्या निकली, सपोज कर लो 3 निकल जाए, और तो 3 निकलेगी तो 1 माइनस करने पर 2 आएगी। तो इस बार r जो है ना मेरे दो आंसर होंगे, क्या 2 एंड 3। मैंने कहा था बेटा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एक हो सकती है या दो हो सकती है। कई बार हमने देखा भी है, कितने सारे एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे 35 35 10 10 सेम होने की पॉसिबिलिटीज भी रहती है। तो अब यहां से मतलब ये कि m जो है ना, m के पास दो आंसर आ सकते हैं, या तो m डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, या फिर m जो है वो बिलोंग करे इंटीजर से। तो ये डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर नहीं आ रहा, तो m की है ना एक वैल्यू आएगी, सिंगल आंसर होगा, वन आंसर, मतलब ओनली वन। वन का मतलब नॉट अ वन वैल्यू वाइज वन, आंसर जो है एक होगा। एंड यहाँ पे m के दो आंसर होंगे, तो ये आंसर बेटा क्वांटिटी वाइज है, नॉट यही आंसर है। तो ये भी क्वांटिटी एंड ये भी क्वांटिटी वाइज है। होप सो आपको ये बात समझ में आई। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है बच्चे द लार्जेस्ट टर्म दे इन द एक्सपेंशन, बेटा इस एक्सपेंशन में लार्जेस्ट टर्म बताओ। बात वही है बच्चे की कौन सी होगी, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी। मैंने क्या बोला बेटा, हमें सिंपल n निकालना है विच इज इक्वल टू 1 प्लस n। ये रहा हमारा फॉर्मूला बेटा, n+1 अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो m इज इक्वल टू n+1 अपॉन में 1 प्लस मॉड्यूलस x अपॉन में y। तो मैंने ये बोला था बच्चे कि प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में सारा x है, प्लस के राइट हैंड साइड में बेटा हमारा क्या है, सारा y। तो n जो है मेरा 50 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस में x क्या है बच्चे आपका 3, नीचे क्या आएगा 2x आएगा। अब बच्चे x की वैल्यू उसने बोला है 1/5 डालो, तो अगर मैं x की वैल्यू 1/5 डालता हूं तो 1 प्लस में 3 अपॉन में 2 इंटू में 1/5। तो मेरे ख्याल से बेटा अब ये सारी पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस का मतलब बनता नहीं है। तो ऊपर जो आ जाएगी बच्चे मेरे पास 51 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस में 3, नीचे आएगा बेटा 2/5, 5 15 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे को मिलेगा 1 प्लस 15 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 51 अपॉन में 17 अपॉन 2, तो 51 इंटू में 2 अपॉन में 17, 17 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 2 जा 6। तो m की वैल्यू क्या आई है बेटा, मेरे पास 6 आई है। मैंने कहा था जो m है वो r जो है वो m से m होगा और m-1 के बीच में होगा। अगर ये 6 आई है तो r जो है मेरा 6 और क्या होगा बेटा 6 - 1 5, तो r की वैल्यू मेरे पास 5 और 6 आई है। अगर r 5 और 6 है तो टर्म वाइज क्या हो जाएगा, टर्म वाइज एक ज्यादा हो जाती है। तो r अगर क्या है 5 है तो टर्म बनेगी 6, अगर r 6 है तो टर्म बनेगी 7। यानी कि बेटा 6 और 7 दोनों ही टर्म ऐसी है जो यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x 1/5। होप सो आपको ये बात समझ में आई। आप एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
आगे बढ़ता हूं बच्चे। इस बार भी यही बोला हुआ है कि फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना है बेटा इन द एक्सपेंशन। तो मैंने कुछ नहीं है बच्चे, एक्सपेंशन मेरे को पता है। मैंने ये बोला था बच्चे, जितना भी ये प्लस के साइन के लेफ्ट हैंड साइड है, ये सारा का सारा x और ये सारा का सारा y। तो बच्चे हमारे पास m निकालते हैं। m निकालने का फॉर्मूला है 1 प्लस एन अपॉन में 1 प्लस मॉड्यूलस x अपॉन में y। तो 1 तो है बेटा, ठीक है। n मेरे पास है 21 अपॉन में 1 प्लस में मॉड्यूलस x अपॉन में y। तो ये आया 3x अपॉन में -2। अब बच्चे यहाँ पे मॉड्यूलस का रोल आएगा, तो ये ऊपर हो गया 22 1 प्लस में 3x अपॉन में 2। अब बच्चे यहाँ पे इशू ये है कि मुझे है ना, इन्होंने x की वैल्यू नहीं दे रखी और बिना x के मेरे को निकाल नहीं सकता आंसर। तो एक चीज सुनना, ध्यान से देखना। मैंने कहा 1 प्लस एक्स का क्यूब, तो ये आएगा बेटा 1 3x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x की क्यूब। अब मुझे इस वाले जो भी एक्सपेंशन है इसमें सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है। तो मैं अगर चाहता हूं कि मुझे सिर्फ कोफिशिएंट पता चले और x को मैं जो इंपैक्ट है वो नहीं चाहता, यानी कि x एज इट इज रहे, तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं, मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं। ऐसा करने से बेटा x का जो इंपैक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। यानी कि अब मैं, सिंपल सी बात है, अब मैं यहाँ पे बता सकता हूं कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है वो क्या है, ये दोनों है। दैट मींस x के इंपैक्ट को या जो है नलिफाई करने के लिए मैं x की वैल्यू को 1 रख देता हूं, ठीक है, ताकि मेरे को सिंपली कोफिशिएंट मिले। पुट x इज इक्वल टू 1। कई बार बुक वाला बताता है, कई बार नहीं बताता। नहीं बताता तो इसका मतलब इसी एक्सपेंशन में है, अगर बताता है तो पर्टिकुलरली मुझे उस वैल्यू पर ही बताना होता है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं तो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा 122 प्लस में 3 अपॉन में 2, विच मींस 22 अपॉन में 3 टू 5 अपॉन में 2, विच मींस बेटा 44 अपॉन में 5, विच मींस बेटा 8.8। अब मैंने कहा था कि जो r है वो आपका इससे बड़ा और इसके एक कम से छोटा रहेगा। तो दैट मींस r एक मेरा कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, जीरो भी हो सकता है, यानी कि एक होल नंबर है। तो इसलिए बच्चे x जो r है वो एक इंटीजर होगा 7.8 और इसके बीच में 8 ही आएगा। अगर r 8 है तो टर्म जो है मेरे पास कौन सी हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी। तो यानी कि 9 मेरा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है बेटा कि अब कहता है ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करो। इस बार बहुत आसान है, तो मैं सिंपल सी बात है, m निकालने के लिए 1 प्लस एन यानी कि ऊपर 9 हो गया, प्लस में 1 अपॉन में 1/4x करा। x की वैल्यू 1/3 बुक वाले ने बोली है, 1 प्लस में 1/4 1/3, ठीक है ना। तो मेरे को मिला 9, 9 के पास मिला 1, यहाँ पे 4/3 है तो प्लस में 3/4 करा, 4 3 7, तो 9 इंटू में 4 अपॉन में 7, तो मुझे 9 चौक 36/7 मिला। तो 36/7 ये हो गया बेटा 36/7, तो 7 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने कहा जो मेरा r है, जो मेरा r है बेटा वो 5 पॉइंट समथिंग लेस देन इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग से जो है 4 पॉइंट समथिंग जो होता है, इन दोनों के मेरे क्या है, बीच में है r। 4 और 5 के बीच में है, तो डेट मीन्स एक इंटीजर है, तो r जो है वो 5 बना। r 5 बना तो टर्म जो बनेगी वो 6 बनेगी। टर्म जो मेरी 6 है आंसर में। तो आई होप बच्चे 3 क्वेश्चन मैंने करा के दिखाए, आपको इंपैक्ट बताया। 2 क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू लेनी थी, एक क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू नहीं लेनी थी। तो मैंने बताया कि x की वैल्यू को इंपैक्ट हटाने के लिए क्या करा जाए। हमने कहा था उसको 1 डालेंगे तो उसकी जो इंपैक्ट है वो नहीं रहेगा एंड सिंपली मुझे कोफिशिएंट ही मिलेंगे। बेटा 2 और 3 या कुछ और लेने पर मेरे को क्या है, x के कोफिशिएंट्स जो है इफेक्ट में आ सकते थे, दैट्स व्हाई मैंने इसको नहीं लिया। उम्मीद करता हूं बेटा ये 3 क्वेश्चन से आपको ये जर्नी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को पढ़ते हैं। आगे चलते हैं बेटा, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर एप्लीकेशन। बेटा हमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन वो सिर्फ एनसीईआरटी में थे जहां पर हमें प्रूव करना पड़ता है डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसे सपोज कर लो बेटा, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, 5 को मैं सपोज कर लो मेरे को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 को 13 से डिवाइड करना है, 5 2 जा 10, यहाँ पे 3 बचा,
तो मैंने ये बोला 5 को यहाँ पे डिविजिबिलिटी है, ये मेरा रिमाइंडर है, 5 क्या है मेरा रिमाइंडर है। लेकिन अगर क्या हो मैं 5 को कम से डिवाइड ना करके ज्यादा से डिवाइड कर दूं, यानी कि इस बार मैंने 3 से डिवाइड करा और रिमाइंडर आ गया -2। अब बच्चे रिमाइंडर -2 आ गया तो ये तो गलत है, रिमाइंडर तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही बताना होता है। लेकिन अगर -2 आ गया, वापस से मेरे को 3 रिमाइंडर तक पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिससे डिवाइड कर रहा है वही नंबर एक और बार ऐड कर दूंगा, जिससे मेरे को क्या मिलेगा, वापस से 3 रिमाइंडर मिलेगा। होप सो आपको ये बात समझ में आई कि रिमाइंडर पॉजिटिव होता है तो हमारे पास नेगेटिव आ जाए। क्यों आता है? क्योंकि हमने एक एडिशन से हमने क्या करा है, उसको डिवाइड कर दिया। 2 की जगह मैंने 3 के मल्टीपल से हमने क्या करा है, माइनस करा। एक ज्यादा से माइनस करा, इसलिए बाद में एक प्लस करना पड़ गया। इतनी बात समझ में आई तो आगे हमें एक क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 5 की पावर 99 इज डिविजिबल बाय 13। ये बताओ तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। देखो बच्चे 5 की पावर 99 है, इसमें से मैं एक अलग कर लेता हूं तो 5 की पावर बची 90 है। अब 5 जो है ना वो 13 से डिविजिबल नहीं है, 5 के आसपास 6 या 4 कोई नहीं है डिविजिबल। 5 का स्क्वायर बनता है 25 और 25 के आसपास का नंबर होता है सॉरी 26, वो 13 से डिविजिबल है। तो दैट्स वाई मैं इस 5 को तो अलग करा और यहां पे स्क्वायर का अलग करा और 49 को अलग करा। तो यहां पे ये आया बेटा 25 की पावर 49 एंड 5 इन 2 में। अब 5 की पावर 49 को मैं लिख सकता हूं 26 माइनस 1 की पावर 49 एंड 26 माइनस 1 की पावर 49 को मैं खोलता हूं बेटा। तो 49 सी 0 और 26 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 49, फिर आएगा 49 सी 1, 26 की पावर बेटा मेरे पास 48 हो जाएगी और -1 आ जाएगा। फिर बच्चे 49 सी 2, 26 की पावर 47, -1 की पावर 2, डेट 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 जब लास्ट टर्म होगी ना वो क्या होगी 49 सी 2, 26 हट गया होगा और -1 की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास 49 हो जाएगी। अगर मैं इससे एक पहले की टर्म लिख के दिखाऊं तो वो होगी 49 सी 48, एक बार 26 होगा, -1 की पावर क्या होगी 48 होगी और नीचे 49 ही लेना था। तो अगर यहां पे एक्सपेंशन को सन में आया तो आप देखो इससे एक पहले की टर्म भी इसके अंदर 26 है और यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक ये जितनी भी टर्म्स है ना ये 26 कंटेन करती है। अगर 26 कंटेन करती है तो ये डिविजिबल बाय किससे है, डिविजिबल बाय 13 है। हाँ डेफिनेटली है। अगर ये डिविजिबल बाय 13 है तो ये पूरी टर्म 13 से डिवाइड होने के बाद मुझे माइनस का क्या दे जाती है, -1 और 5 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में चल रहा था। तो 5 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में चल रहा था तो मैं यही कहूंगा कि ये वाली फिगर भी 5 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 5 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में चल रहा था। तो इसका मतलब है 5 यहां पे कोई भी मैं इसको 13m कर देता हूं क्योंकि कोई भी फिगर डिविजिबल बाय 13 आएगी। और यहां पे वो एंड बच्चे यहां पे मैं यही कहूंगा कि मेरे पास -1 की पावर क्या -1 आ जाएगा एंड पूरा जो होल है वो 5 से मल्टीप्लाई है। तो यानी कि बच्चे 5 इंटू में 13m माइनस का 5। तो अगर मैं कहूं कि पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसका अल्टीमेट मीनिंग क्या निकला था 5 की पावर 99, अगर इसको 13 से डिविजिबल कर दे तो मेरे पास -5 एक रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे आपका, रिमाइंडर आ गया आपका -5। अब रिमाइंडर -5 बचा है, इसका मतलब है मैंने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया कि हमने है ना एक एक्स्ट्रा से डिवाइड कर दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, 13 को ऐड करना है और 8 मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। होप सो आपको ये बात समझ में आई। इसी पर एक कॉन्सेप्ट और समझाना है, ध्यान से देखना। हमने कहा 5 इंटू में 26 -1 की पावर 49। अब हुआ क्या बच्चे
49C0 मैंने कहा 26 की पावर 49 है, इन प्लस में बेटा 49C1 26 की पावर 1 कम कर दो, -1 लेकर आओ, 49C2 26 की पावर 47 लेकर आओ, ये कर दो, डैट 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 डैश, लास्ट में बेटा सेकंड लास्ट जो टर्म बचेगी मेरे पास वो बचेगी 49C48 26 की पावर 1 -1 की पावर 48, और बिल्कुल जो लास्ट वाली टर्म होगी ना उसको मैं नीचे लिख देता हूँ 49C49 -1 की पावर 49। ओहो, -1 की पावर 49। अच्छा, अगर ये सपोज कर लो 26 -1 होता था है, अगर सपोज कर लो मेरे पास यहाँ पे बेटा मेरे पास लेट्स से 29 होता एंड मेरे को डिवाइड करना होता 30 से, तो मैं 30 -1 खोलता, लेट्स से मेरे को ये होता, तो यहाँ पर भी सिचुएशन यही आती 49C0 30 की पावर कितनी आई 49 आई, प्लस में 49C1 30 की पावर मेरे पास 48 माइनस में 1, अगर मेरे पास 49C2 30 की पावर 47 -1 की पावर 2 डैश 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 डैश, इधर बेटा प्लस में आता 49C48 30 की पावर 48 एंड -1 की पावर 30 की पावर 1 30 की पावर 1 -1 की पावर 48 एंड नीचे बेटा एक प्लस का बचता विच इज 49C49 -1 की पावर 49। अगर आप बेटा ध्यान से देखो हर बार है ना हमारे पास भी, मैंने एग्जांपल जानबूझ के लिया, हमारा एक्सपेंशन हर बार सेम खुल रहा है, हर बार बेटा हमारे पास क्या होगा लास्ट वाली टर्म ही बचेगी। तो अगर मैं कहूं देखो यहाँ पे तो मेरे पास एक लास्ट वाली टर्म बची है, यहां पर भी देखो तो मेरे पास लास्ट वाली टर्म ही बची है, और लास्ट वाली टर्म जो है माइनस होगी प्लस होगी वो इस पर डिपेंड है बेटा, इस पर और इस पावर पे। तो अगर मैं कहूं लास्ट वाली टर्म जो होगी वो -1 की पावर 49 है, अगर सपोज कर लो मेरे को ये खोलना होता यहाँ पे 29 की जगह 31 होता, फिर मैं खोलता 30 + 1, इतना तो बेटा आपका सेम ही खुलता, एंड यहाँ पे लास्ट में आके आपके पास ये 49 ही होता, तो 49C 49 -1 की जगह +1 49, तो इसका मतलब है लास्ट में मेरे पास क्या बचता बेटा +1 बचता, यानी कि 1 की पावर 49। तो अगर मैं एक सीधे लॉजिक से चलूं कि आपके पास अगर एक्सपेंशन खोलने के लिए आ रहा है तो आपका लास्ट टर्म बचेगी, और लास्ट टर्म क्या है आपके सीधे हाथ की पावर, तो सीधे हाथ की पावर सीधे हाथ की पावर, तो हम क्यों ना डिवीजन अगर हम सोच रहे हैं तो सीधा सीधा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बनाए, सीधे हाथ की पावर बच जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलूं भी कि 5 की पावर 99 जो कि मैंने लिखा था 5 की पावर 25 की पावर 49 से, तो मैंने ये बोला कि 5 इंटू में 26 -1 की पावर 49, तो मैं बोलूंगा रिमाइंडर क्या बच गया -1 की पावर 49 बच गया। सिमिलरली सपोज कर लो मेरे को है ना जैसे 26 -1 है, मुझे एक क्या कहते हैं 20 + 1 22 23 22 + 1 कर लेते हैं, 22 + 1 करना होता और इसकी 50 पावर खोलनी होती, तो मैं ये कहता ठीक है ना कि क्या आएगा आंसर, रिमाइंडर बचेगा -+1 की पावर 50। सपोज कर लो मेरे को 22 ही दे रखा है, 21 -1 की पावर 50 खोलनी होती, तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता -1 की पावर 50 बचता। तो इसलिए जो आपके सीधे हाथ पे है ना हमारे पास उसी की पावर एज अ रिमाइंडर बचेगी अगर आप इस तरीके का कोई भी एक्सपेंशन खोलते हो। लेट्स हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, कहता है 6 की पावर 99 डिविजल बाय 35 है, अब 6 तो या 35 से नहीं होता, आसपास का कोई नंबर नहीं है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 36 का आसपास वाला ठीक है 35 से डिवाइड है, तो मैंने कहा 6 की पावर 99 करा, मैंने कहा भैया 6 आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, तो मेरे को बचा 6 की पावर 98, तो मुझे बचा बेटा 6 की पावर 98। अब 6 की पावर 98 बचा तो 6 मेरे पास है बेटा 6 की पावर 2 और इसकी पावर बच्चे करते हैं 98 विच मीन 6 इंटू में 49, बच्चे मेरे पास 49 आएगा,
तो 6 इंटू में बेटा 36 की पावर 49। अब 36 की पावर 49 जो है ये मेरे पास आया है 36 की पावर 49, 36 की पावर 49, विच मीन्स बच्चे कि अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू में 35 प्लस 1 की पावर 49। अब बेटा इसका एक्सपेंशन भी उसी तरीके से खुलेगा जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम खोलते आ रहे हैं। दैट्स वाई बच्चे मैं सीधा लिख देता हूं कि राइट हैंड साइड में एक टर्म बचेगी, तो वो क्या है बेटा, ये वाली इसी की पावर बचेगी 1 की पावर 49। तो 6 इंटू में 1 की पावर 49 यानी कि बेटा 6। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सिमिलरली कहता है 7 की 103 से डिवाइड करो, तो 7 तो नहीं होगा, 7 का स्क्वायर 149, इसके आसपास वाला 50 है वो 25 से डिविजिबल होता है। तो 7 इंटू में 7 की पावर 102, 7 की पावर 102 के लिए मैंने 7 का स्क्वायर अलग करा, ऊपर आया 51। 7 इंटू में 7 7 49 की पावर 51, 49 का मतलब हो गया बेटा 50 माइनस 1 की पावर 51 इंटू में 7। जो लॉजिक पढ़ा हमने उससे ये पता चला -1 की पावर जो है -1 की पावर 51 ही रिमाइंडर आएगा, यानी कि -7। अब -7 रिमाइंडर आए ये तो पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मैंने एक ज्यादा से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, यानी सॉरी मतलब एक ज्यादा ले लिया उससे माइनस कर दिया। तो दैट्स वाई मैं 25 से लेता हूं, 25 ऐड करा तो मेरा आंसर 18 आया। बस बेटा इतना आसान है हमारे क्वेश्चन करना। अब आगे देखो, यहाँ पे कहता है 3 की पावर 200 डिवाइड बाई 8, जहां पे ये फ्रैक्शन पार्ट को दिखाता है। तो कहता है कि फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा बच्चे, 3 की पावर जो है 200 है, डिवाइड किससे करना है, 8 से डिवाइड करना है। ये डिवाइड होनी चाहिए 8 से। 3 तो होगा नहीं, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 के आसपास का नंबर है, तो मैं ये कहता हूं 3 का स्क्वायर और इसकी पावर ले ली 100, यानी कि बच्चे 9, 9। अब ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 100 से, 9 की पावर 100। तो 9 को जो लिखा जा सकता है 8 प्लस 1 की पावर 100। अब 8 प्लस 1 की पावर 100 किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो जब ये 8 से डिवाइड होगी तो 1 की पावर 100 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर जो मिलेगा वो फर्दर किससे डिवाइड होगा, 8 से मिले डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना मिल गया, 1 की पावर 100 का मतलब 1 और यहाँ पे मिला 8, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट मिल गया बेटा मेरे पास 8 मिल गया। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि मेरे पास आंसर क्या आया, 1/8 आया। तो नॉर्मली जो हमारे पास बचता है बेटा, रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि इसमें अभी भी कोई चांसेस है, यानी कि कोई नंबर हम जो है इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे नंबर इज इक्वल टू, जैसे 5, 13, 2, 10, 3। तो हम ये दिखाते हैं कि 13 जो है ना वो 5 इंटू में 2 प्लस 3 करके बना है, ठीक है ना। तो ये इसलिए अगर मैं इसको डिविजिबल बाय 5 करना है तो ये भी डिविजिबल बाय 5 होगा एंड ये भी डिविजिबल बाय 5 होगा। तो 5 के डिविजिबल करने पर मुझे जो है क्या कहते हैं, इतना पोर्शन 5 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 3 मेरे को एज ए रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर इस फर्दर जो है 5 से डिवाइड होगा, तो इसलिए देखा जाएगा कि क्या चीज हो सकती है। तो इसी बेसिस पर हमारे पास ये है। एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, देन इसके बाद लेक्चर एंड है। काफी बड़ा लेक्चर हो गया बेटा। कह रहा है 32 की पावर 32, इसको हमें लास्ट डिजिट बताना है। ऐसी सिचुएशन में जो हम डिवाइड करते हैं ना वो 10 से करते हैं कि 10 से हम हटाएंगे नंबर को तो यूनिट डिजिट बचता है। तो हम 10 से डिवाइड करने के लिए 30 प्लस 2 की पावर 32 करते हैं। इसमें अब जो मेरे को जो एप्लीकेशन पढ़ के आया उससे ये पता चला 2 की पावर 32 बचेगा। तो 2 की पावर मैंने क्या करा, 32 बचा। अब 2 जो है 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 का हम करते हैं बेटा क्या, स्क्वायर, यानी कि 4। यहाँ पे आया 16, 4 की पावर लेते हैं 16 और इसको 2 से कम करते हैं 8। तो यहां से बेटा फिर से 10 प्लस 6 की पावर 8 आया, और मैं फिर से वही एक्सपोनेंशियल खोलूंगा तो मेरे को यही टर्म मिलेगी एंड में 6 की पावर 8। तो 6 की पावर 8 को बच्चे मैंने गया 6 की पावर 8 से मैं लेकर आया 36 की पावर 4। 36 को देखा जाएगा तो 30 प्लस 6 की पावर मेरे पास 4 आ जाएगी। अगेन जो रिमाइंडर मिलेगा बच्चे 6 की पावर 4 मिलेगा। तो 6 की पावर मेरे पास 4 रिमाइंडर आया, 6 की पावर 4 यानी कि 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर यानी कि 30 प्लस 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर जो है फिर से मेरे को रिमाइंडर मिलेगा,
6 के स्क्वायर का मतलब है 36 एंड 36 को फर्दर ब्रेक करें 30 प्लस 6 से, तो यूनिट डिजिट यानी कि 10 से डिवाइड करना है तो 30 डिवाइड हो जाएगा, 6 मेरे को एज अ यूनिट डिजिट में मिलेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा बस इस मतलब प्रॉपर्टी से। बट एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब हम 16 पे पहुंच गए ना, हम अपने आंसर को तभी स्टॉप कर सकते थे। पीरियोडिकली हम कह सकते हैं जो वैल्यूज है पीरियोडिसिटी टेबल की वजह से क्या है, मतलब देखो जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो बच्चे इसका मतलब ये है कि 2 जो है ना हर एक 5 नंबर बाद, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो ये नंबर जो है हर 5 डिजिट बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब 3 के अंदर बताऊं तो 3 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36। तो यहाँ पे 3 में ये 10 डिजिट के बाद होते हैं। 4 में क्या होता है, पहला 4, 4 चौक 16, सॉरी 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो 4 के अंदर भी बेटा पांचों नंबर के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, 64 दूनी 128 आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यूनिट डिजिट रिपीट होना लग जाती है आफ्टर 5। 5 के अंदर बात करूं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25 30। तो अगर मैं 5 के अंदर बात करूं तो हर दूसरे नंबर के पे ये डिजिट रिपीट हो जाती है। 5 के बाद बेटा 15 आता है, फिर है 6, 6 का 36, 6 से करेंगे 216। अगर आप 6 को और भी करोगे ना तो आप ये पाओगे कि 6 के अंदर यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा 5 6 10 जितनी भी पावर हो। तो 6 के अंदर हमारे पास ये आया था कि हमारे पास जैसे ही पता चला कि 6 की पावर 8 आ रही है, या फिर यहां पर भी हमें को पता चल गया कि लास्ट की पावर 6 बचेगी, या यहां पर भी, तो मुझे पता चल गया यूनिट डिजिट तो यार 6 आएगी ही आएगी। तो दैट्स वाई मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर सकता था, बट ठीक है मेरे को प्रोसेस को समझाना है। इधर 6 आ गया, कहीं पर नहीं आया, फिर क्या करेंगे। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। एंड बच्चे ये लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, काफी बड़ा लेक्चर हो गया, बट ठीक है मेरे को समझाना था, चीजों को बहुत ज्यादा एग्जांपल लेने थे। मिलेंगे बच्चे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बेटा गुड नाइट,